Hello everyone. Today I am going to explain you a second chapter of the science, that is the microorganism. ये माइक्रो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज मैं आपको एक्सरसाइज पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सी द क्वेश्चन नंबर 1. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्मों किसकी सहायता से देखा जा सकता है? माइक्रोस्कोप. ओके. नेक्स्ट, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स. तो फिक्स नाइट्रोजन. ओके. नेक्स्ट, अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ. तो अल्कोहल किसकी सहायता से बनाया जा सकता है? तो इस जगह पे आप दो आंसर लिख सकते हैं. पहला तो डायरेक्ट आप ईस्ट लिख सकते हैं. ओके. तो ईस्ट और या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं. तो चाहे आप ईस्ट लिखें चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखें, दोनों ही आंसर आपके राइट होंगे. नेक्स्ट, कॉलरा इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया. ये आंसर भी मैंने यहाँ पे इसका मेंशन किया है, आप इसके आंसर को भी देख सकते हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 आपको टिक द करेक्ट आंसर कह रहा है कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा. ये आपका पहला है, ईस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ. ईस्ट से क्या बनाया जा सकता है? तो वो है आपका अल्कोहल. नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज़ एन एंटीबायोटिक. तो अब एंटीबायोटिक का राइट आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, एंटीबायोटिक वे सब्सटेंस, वे मेडिसिन्स या वे ड्रग्स होते हैं जो बॉडी के अंदर जो बीमारी कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी ग्रोथ को कम कर देते हैं या किल कर देते हैं, उन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं. तो इसका राइट एग्जाम्पल्स क्या होगा? वो है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन. नेक्स्ट, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोवन इज. कह रहे हैं कि मलेरिया जो बीमारी होती है इसको कौन ले जाएगा, यानी किसकी सहायता से ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ज़्यादा फैलता है? तो वो है आपका फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. ठीक. नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. इसकी सबसे ज़्यादा इनमें से कौन बीमारी फैलाता है? तो दैट इज़ द हाउस फ्लाई. नेक्स्ट, द ब्रेड और इडली डो राइजेज बिकॉज ऑफ. तो ब्रेड भी देखिए फूल जाती है, इडली भी फूल जाती है. तो ये किसके कारण से फूल जाता है? ये है आपका ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल. तो शुगर से अल्कोहल बनने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दैट इज़ द राइट आंसर, फर्मेंटेशन. ठीक. तो ये मैंने यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर भी मेंशन कर रखा है, आप इसके राइट आंसर को भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना है और मैच द फॉलोइंग में आपको यहाँ पर राइट आंसर होगा कॉजिंग कॉलरा, राइजोबियम फिक्सिंग नाइट्रोजन, लैक्टोबैसिलस सेटिंग ऑफ कर्ड, ईस्ट बेकिंग ऑफ ब्रेड, प्रोटोजोवन कॉजिंग मलेरिया, वायरस कॉजिंग एड्स. तो ये आपके जो है वो आंसर हो गए. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आइज, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन. कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या अपनी नंगी आँख, तो नंगी आँख कहने का मतलब है सामान्य आँख जिसपे चश्मा वगैरह ना लगा हो, अगर नहीं, हाउ कैन दे बी सीन, तो उसे हम कैसे देख सकते हैं? तो हम कभी भी अपनी सामान्य आँखों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख नहीं सकते, और अगर देखना चाहें तब हमको माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगी. देखिए आंसर क्या है, नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज, दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यानी उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बड़ी आसानी से देखा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने कितने ग्रुप्स में बांटा गया है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फॉलोइंग ग्रुप्स में बांटा गया है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरस भी होता है. ठीक. नेक्स्ट,
नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो ज़मीन के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसे फिक्स करती है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ज़मीन के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम होता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है बैक्टीरिया राइजोबियम या ब्लू ग्रीन एल्गी। ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है उसे फिक्स करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट 10 lines on the usefulness of microorganism in our lives। हमारे जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो महत्व है उसके ऊपर आपको 10 लाइन लिखनी है। ठीक है, तो 10 लाइन लिखना है, इसका मतलब ये यूज़फुलनेस की बात जो कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों ही काम करते हैं, ये हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं, ये हार्मफुल भी होते हैं। यूज़फुल है क्योंकि पीछे मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि इससे ब्रेड बनता है, इससे इडली बनती है, ये दही इससे जमाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, इसी से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स तैयार की जाती है। तो ये आपके सब यूज़फुलनेस है। हार्मफुलनेस ये बहुत सारी बीमारियों को भी कॉज करता है। ठीक, तो अब आपको इसके यूज़फुलनेस के बारे में बताना है लगभग 10 लाइंस, या कुछ पॉइंट्स में भी आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। पहला पॉइंट देखें, दे आर इन वाइन मेकिंग, बेकिंग, पिकलिंग एंड अदर फूड मेकिंग प्रोसेसेस। इससे शराब बनाई जाती है, बेकिंग किया जाता है, अचार बनाया जाता है और भी फूड चीज़ें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय ईस्ट इज़ वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड ब्रेड। अल्कोहल फर्मेंटेशन ये ईस्ट से ही बनता है, पीछे मैंने आपको राइट आंसर टिक करवाया था। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग शराब बनाने और ब्रेड बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अभी मैंने आपको बताया कि दही भी बनता है तो नाम दिया गया है लैक्टोबैसिलस होता है। नेक्स्ट, माइक्रोब्स आर यूज टू रिड्यूस पोल्यूशन। कुछ माइक्रोब्स वो पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, माइक्रोब्स आर आल्सो यूजफुल इन प्रिपेयरिंग मैनी मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक्स। माइक्रोब से यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत सारी मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स को तैयार किया जाता है। अभी मैंने इसका एक आंसर स्ट्रेप्टोमाइसिन बताया भी था। नेक्स्ट, सर्टेन माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट में जो चोक हो जाता है सीवेज वगैरह, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आपको अगला क्वेश्चन देखें, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हार्म कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हार्म हो रहा है उसको ही बताइए। तो कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज, कई प्रकार से हार्मफुल हो सकता है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स में, प्लांट्स में और ह्यूमंस में ये कई प्रकार की बीमारियां कॉज करते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी कॉज करेंगे उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। देखिए इसी प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा सकता है कि द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, तो उसे क्या कहेंगे, पैथोजेंस कहेंगे। आगे देखिए, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खाने को ख़राब कर देते हैं, ठीक है, कपड़ों को ख़राब कर देते हैं या लेदर को ख़राब कर सकते हैं। सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमंस आर कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। बहुत सारी बीमारियां इंसानों में होती हैं, कॉलरा हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, चिकन पॉक्स हो सकता है या ट्यूबरक्लोसिस से समानतः टीबी कहा जाता है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉजेज डिजीज इन ह्यूमंस बट आल्सो इन एनिमल्स। बहुत सारे ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इंसानों में और जानवरों में बीमारी को कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीजेज
बाई अ बैक्टीरियम। एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है, इसे एंथ्रेक्स कहते हैं। ये जानवरों में भी होता है, कैटल बोला गया, कैटल मीन्स 4 पैर वाले, उनमें भी होता है और इंसानों में भी होता है। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट लाइक, अब जो है जो डिजीज़ कॉज होती है प्लांट्स में, कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, जैसे कि तो उनकी पैदावार क्या हो जाती है, वो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लगभग मैंने आपको ऊपर बताया था पहले, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। तो मैंने ऊपर बताया था एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। देखिए, द मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो बताया था मैंने कि ऐसे मेडिसिन जो बॉडी के अंदर जो बीमारियां कॉज कर रहे हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें पैथोजेंस कहते हैं, उनकी डिजीज़ को स्टॉप कर दे या रिड्यूस कर दे, उन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन अभी ऊपर आया था और टेट्रासाइक्लिन। अब आगे कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स लेने से पहले हमें क्या सलाह लेनी चाहिए, तो वो सलाह या सावधानी क्या है। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। जब तक डॉक्टर आपको उस दवा को खाने के लिए ना कहे एंटीबायोटिक्स, तब तक हमें खाना नहीं चाहिए। वन मस्ट फिनिश द कोर्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। उसका कोर्स पूरा करना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स एक रेगुलर कोर्स में आती है, लगभग 5 दिन 7 दिन, तो उसका कोर्स हमें पूरा करना चाहिए। यानी एक गोली खा लो, उसके बाद फिर आराम मिल गया हम उसको बंद कर दें। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स मस्ट बी अवॉइडेड व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोसेज। कभी भी हमें एंटीबायोटिक्स को रॉन्ग डोज नहीं खाना चाहिए या ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। कभी कभी लोग होते हैं कि वो गलत दवा खा लेते हैं, ठीक है, तो कम भी खा लेते हैं, तो इस वजह से जो है कम या ज़्यादा और प्रयास करना चाहिए कि इससे हमें बचना चाहिए। ओके, तो ये आपका जो है वो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया, और इस चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज करें। ओके, दैट्स ऑल एवरीबॉडी।